नमस्कार दोस्तों, हिंदी के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए जो है वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि इसमें जैसे सामान्य व्याकरण ही है जो कि सभी पेपर्स में आती है। एक पद्यांश की व्याख्या है जो भी मतलब एलाइड में भी आती है, कुछ और एग्जाम्स में भी आती है। तो इसलिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की जिसमें हिंदी व्याकरण आती है, सभी के लिए ये वीडियो जो है वो समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो मैं आशा करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो विद्यार्थी है वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े। तो इसी के साथ फिर हम ये जो अभ्यास सत्र है वो प्रारंभ करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से विषय हैं जिन पर आज हम जो प्रश्न है उन पर चर्चा करेंगे। जैसे संधि विच्छेद, उपसर्ग प्रत्यय, पर्यायवाची विलोम शब्द, वाक्य शोधन और पद्यांश व्याख्या। एक जो थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है वो तो हमें डिस्कस करना ही करना है आपके साथ हमेशा, फिर चाहे वो निबंध हो, पत्र हो, गद्यांश की व्याख्या हो या फिर पद्यांश की व्याख्या। बाकी संधि विच्छेद, उपसर्ग प्रत्यय और पर्यायवाची विलोम शब्द, ये तीनों ऐसे विषय हैं जो कि अधिकतर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं किसी भी हालत में, तो इसलिए इन्हें हम कभी स्किप कर ही नहीं सकते। बाकी वाक्य शोधन से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है, और वाक्य शोधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आपको लिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है, वचन का भी, सही विशेषण का प्रयोग हुआ है या नहीं, सही संज्ञा का प्रयोग हुआ है या नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें एक ही वाक्य में आ जाती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये सभी विषय जो है ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चलिए, तो सबसे पहले हम संधि विच्छेद पर ही आते हैं। आपके सामने जो 6 शब्द हैं, ठीक है ना, इन्हें ध्यान से पढ़िए, इनका संधि विच्छेद करने का प्रयास कीजिए और ये भी देखिए कि इसमें कौन सी संधि है। कभी कभी क्या होता है, मतलब थोड़ी हैरानी होती है कि आप संधि विच्छेद तो सही कर लेते हैं लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें स्वर संधि है या व्यंजन संधि है। होता है कभी कभी ऐसा, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि संधि विच्छेद का अभ्यास कर रहे होते हैं, उन्हें याद आता है कि हाँ हमने इस शब्द का जो है संधि विच्छेद ये देखा था, ये हमने लिख दिया, बट ये इसमें संधि कौन सी है, या फिर संधि पता होती है कौन सी है लेकिन सही से उसे तोड़ नहीं पाते हैं कि इसमें ए की मात्रा आएगी या ए की मात्रा आएगी, छोटी की मात्रा आएगी या बड़ी की मात्रा होगी। कभी कभी हम वो वर्तनी में मतलब गलती कर देते हैं, तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके सामने 6 शब्द हैं: अभिषेक, धनुर्धर, नीरव, परंतु, पंचम और पंचांग। ध्यान से कीजिए इनका जो संधि विच्छेद है, तो हम तो आपको इसका उत्तर बताएंगे ही बताएंगे। तो कुछ समय देती हूँ मैं, 1 मिनट देती हूँ, चलिए ठीक है ना, थोड़ा सा इसको देखिए अच्छे से। अभिषेक, धनुर्धर, ठीक है ना, नीरव, परंतु, पंचम और पंचांग। याद रखिए आप, अगर आप मेरे वीडियोस जो है रेगुलरली देख रहे हैं कि जहाँ पर भी संधि विच्छेद में अनुस्वार आ जाता है, जैसे पंचम और पंचांग है, वहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ज़रा ध्यान में रखिएगा। कुछ कुछ जो छोटी छोटी ट्रिक्स मैं बताती रहती हूँ, ठीक है ना, वो सब चीज़ें याद रखिए। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं, क्योंकि ये वीडियो ही है, रिकॉर्डेड वीडियो ही है, तो आई होप कि आप पॉज करके इस चीज़ को कर लेंगे। सबसे पहले है अभिषेक। अब इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पर तोड़ा जाए इसे, तो ये है एक्चुअली अभी जमा सेक। अभी जमा सेक, जिसे मिलाया गया तो बना अभिषेक, ठीक है ना, तो वो स का श हो गया। तो अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है कि मतलब स का श कैसे बन गया अचानक। तो ये इसके कुछ कुछ नियम हैं, तो जैसे जैसे आप शब्द मतलब संधि विच्छेद के भिन्न भिन्न शब्द करते रहेंगे, आपको इसका अभ्यास होता रहेगा। तो याद रखिए कि अभिषेक में अभी जमा सेक, और अभी में भी भ को छोटी की मात्रा ही आएगी, तो इसलिए इसमें अभी जमा सेक अभिषेक व्यंजन संधि है। अगला है आपका धनुर्धर। याद रखिए अधिकतर 90% केसेस में जहाँ पर ये र की जो है मात्रा आ जाती है, मतलब आधा र इस प्रकार से किया जाता है, वहाँ पर विसर्ग संधि होती है 90% केसेस में। तो धनुर्धर में वो जो ऊपर र की मात्रा को अगर हटा दिया जाए तो क्या बनेगा, धनुहु जमा धर, धनुहु जमा धर, धनुर्धर, यानी कि धनुष को धारण करने वाला। उसी प्रकार है नीरव। अब यहाँ पर कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई ये नीरव, ई पर बहुत फोकस है, तो स्वर संधि हो सकती है, दीर्घ संधि हो सकती है, दीर्घ स्वर संधि की नी जमा रव, नीरव। लेकिन वही है कि इसमें विसर्ग संधि है बेसिकली, निही जमा रव। तो कुछ कुछ हैं जो एक्सेप्शंस हो सकती हैं, इसीलिए आज मैं ऐसे ही प्रश्न जो हैं, ऐसे ही शब्द जो हैं वो लेकर आई हूँ। फिर परंतु। परंतु में अब परह जमा तू, कभी कभी स्टूडेंट्स को ये लगता है लेकिन ऐसा नहीं है। याद रखिए जैसे ये आधा न है, इसको हम ये इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं ना, परंतु को हम ऐसे भी लिखते हैं, प र के ऊपर बिंदु यानी कि अनुस्वार। तो जहाँ पर अनुस्वार होता है अधिकतर वहाँ पर क्या होता है, परम जमा तू, मतलब अनुस्वार का म के नीचे हलंत हो जाता है, परम जमा तू परंतु। तो इसमें आपकी व्यंजन संधि आ गई।
अगला है पंचम, ठीक है ना। अब ये पंचम में स्टूडेंट्स को लगता है कि ये ना 5 से रिलेटेड है, तो पंच तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये नहीं, ये है पम जमा चम, पम जमा चम पंचम। तो इसलिए ये जो अनुस्वार था ये म में बदल गया, म के नीचे हलंत, पम जमा चम पंचम। लेकिन जो आपका आखिरी शब्द है पंचांग, अब आपको लगेगा कि भाई अब इसमें तो 2 जगह अनुस्वार है, इसका क्या किया जाए, कि ऐसा तो नहीं पम जमा चांग या फिर पंच जमा, मतलब क्या क्या किया जाए इसका। तो याद रखिए पंचांग कैसे आप तोड़ेंगे, पंच जमा अंग, पंच जमा अंग यानी कि 5 अंग, पंच जमा अंग, अ जमा अ आ, तो ये यहाँ पर आपकी दीर्घ स्वर संधि है, पंच जमा अंग पंचांग। तो इसलिए मैंने कहा कि रट्टा नहीं माना है, अनुस्वार में नो डाउट म के नीचे हलंत आता है जैसे पम जमा चम, लेकिन यहाँ पर पंचांग में पंच जमा अंग था, दीर्घ स्वर संधि थी, यहाँ पर व्यंजन संधि नहीं थी। तो ट्रिक्स याद रखनी है, लेकिन रट्टा नहीं माना, क्योंकि कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, तो बस वही चीज़ यहाँ पर लागू होती है। तो ये देखिए इनके सही उत्तर कि अभी जमा सेख जिसमें व्यंजन संधि थी, धनु जमा धर विसर्ग संधि, निहि जमा रव नीरव तो विसर्ग संधि, परम जमा तू परंतु व्यंजन संधि, पम जमा चम व्यंजन संधि, और पंच जमा अंग स्वर संधि पंचांग। तो ये इसके सही उत्तर थे। आगे देखिए उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से असंगत शब्द, तो असंगत शब्द यहाँ पे किस आधार पर हमें करना है, उपसर्ग प्रत्यय के आधार पर ही, कि जैसे पहला प्रश्न आपके पास है शिष्टता, उत्कृष्ट, खिंचाव और संबंधित, इन चारों में से उपसर्ग प्रत्यय की दृष्टि से भिन्न शब्द कौन सा है। तो अगर मैं जैसे सबसे पहला शब्द ये प्रश्न ही लूँ शिष्टता, तो शिष्टता में शिष्ट जमा ता मूल शब्द जमा प्रत्यय है, उत्कृष्ट उत जमा कृष्ट, तो इसमें उत उपसर्ग है, तो यानी यहाँ से पता चल रहा है कि एक में प्रत्यय है एक में उपसर्ग है। अब तीसरे पे आते हैं, खींचाव, ये शब्द किससे बना है, खींच, हम कहते हैं ना कोई चीज़ खींचना, खींच जमा आव खींचाव। अब यहाँ पर भी प्रत्यय है केवल, लेकिन अब स्टूडेंट्स कभी कभी गलती कहाँ कर देते हैं, उन्हें लगता है भाई 2 में प्रत्यय आ गया एक में उपसर्ग था तो करेक्ट आंसर तो यही होगा, और फटाफट ये कर देते हैं बिना चौथा विकल्प पढ़े। लेकिन चौथा विकल्प भी आपको पढ़ना है, क्या पता उसमें कुछ और ही निकल आए। संबंधित, अब जैसे है संबंधित, वैसे तो कहने के लिए ये है कि संबंध जमा इत, ठीक है ना, इसलिए इसमें भी एक प्रत्यय ही है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन यही होगा आपका सेकंड ऑप्शन उत्कृष्ट, क्योंकि बाकी सब में प्रत्यय था लेकिन इसमें केवल उपसर्ग था। तो इसलिए चाहे यहाँ पर सेकंड आंसर था करेक्ट, लेकिन आपको हमेशा सारे के सारे विकल्प जो हैं वो ध्यान से पढ़ने हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, अपेक्षा, अपकर्ष, अपराध और अपमान। यहाँ पर आप देखिए अप सब में वही चीज़ है, लेकिन जैसे ही स्टूडेंट देखते हैं सब में अप है, तो वो ये अपेक्षा फटाफट इसे करेक्ट आंसर चूज कर देते हैं, जो कि गलत है। अब देखिए क्यों। अपेक्षा का मतलब क्या होता है, अप जमा ईक्षा अपेक्षा, अ जमा ई जो ए बन गया गुण संधि, ठीक है ना, तो अप जमा ईक्षा। अब अपकर्ष का अप जमा कर्ष, जैसे उत्कर्ष वैसे अपकर्ष। अपमान, मान अपमान, तो तीनों में अप उपसर्ग था, लेकिन अपराध जो है अपराध में अप उपसर्ग नहीं है, अपराध अपने आप में मूल शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। तो इसलिए याद रखिए आगे अप लग जाने से वो उपसर्ग नहीं बन जाता, हो सकता है ये पूरा का पूरा ही मूल शब्द है आपका, कोई उपसर्ग है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर भी वही था। जैसे अपेक्षा, अब हमें कैसे पता चला कि अपेक्षा में अप उपसर्ग है, हम कहते हैं ना उपेक्षा, अपेक्षा करना किसी से एक्सपेक्ट करना, एक पॉजिटिव वे में, उपेक्षा करना उस चीज़ को इग्नोर करना, अपेक्षा उपेक्षा, तो उप जमा ईक्षा अप जमा ईक्षा, तो इसलिए यहाँ पर अप उपसर्ग है, तो इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन है, कि इसमें अप जो है वो उपसर्ग नहीं था, ये पूरा का पूरा मूल शब्द था। तीसरा प्रश्न देखिए, उल्लेख, उज्ज्वल, उद्धार और उद्गम। चलिए ये व्यंजन संधि वाला प्रश्न आ गया। तो सबसे पहले तो है उल्लेख, याद है ना, श स के अलावा 2 बार ल आया है व्यंजन संधि पक्का, 2 बार ज आया है व्यंजन संधि है पक्का। तो देखिए उल्लेख का क्या होता है संधि विच्छेद, उत जमा लेख, उज्ज्वल का उत जमा ज्वल, यानी दोनों में उत उपसर्ग है। उद्धार उत जमा हार, यानी कि तीनों में उत उपसर्ग है, लेकिन उद्गम, अब उद्गम जो है
यहाँ पर क्या है, एक चीज़ ध्यान देने वाली है, कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम कहाँ पर आती है। देखिए जो संस्कृत के उपसर्ग हैं और हिंदी के उपसर्ग कभी कभी ना वो थोड़े से मिक्स हो जाते हैं। कि जैसे हम बहुत सारी चीज़ों में ना एक जगह मतलब दुहु भी आ सकता है, दुर भी आ सकता है। जैसे दुर्व्यवहार, कहीं पे हम उसे दुर जमा व्यवहार लिखते हैं, कहीं पे हम उसे दुहु जमा व्यवहार लिखते हैं। फिर ये जो उत और उद है उसमें भी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसीलिए याद रखिए, उद्गम में उद उपसर्ग है, उत उपसर्ग नहीं है। स्टूडेंट्स को लगता है इसमें उत जमा गम उद्गम, ये उद जमा गम है। रीजन बिहाइंड, अब जैसे ये देखिए, ये जो तीनों पहले वाले शब्द थे ना, उल्लेख, उज्ज्वल और उद्धार, इस इनमें जो उत उपसर्ग था, उत का मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ, मतलब जैसे उत्कृष्ट, अच्छा, कि उल्लेख, उत जमा लेख यानी कि अच्छा लेख, उस प्रकार से। उज्ज्वल, उत जमा ज्वल, जो कि मतलब ऊपर के बढ़ रही है, मतलब इंक्रीज होना, अच्छा होना। उद्धार, उत जमा हार, कि किसी का तारणहार बन गए आप, उत जमा हार मतलब उस तरीके से आगे बढ़ना। लेकिन उद्द जमा गम, उद्द जमा गम क्या होता है, ये उद्द का मतलब होता है ऊपर। ये वाले जो तीन थे इसमें ऊपर का मतलब नहीं, चाहे आगे भी हो लेकिन इंक्रीज होना। उद्द का मतलब है ऊपर की ओर, उद्गम यानी ऊपर की ओर बढ़ना, तो इसलिए यहाँ पे उद्द उपसर्ग था। तो इसलिए याद रखिए कि उत्त का मतलब होता है अच्छा या श्रेष्ठ, और उद्द का मतलब होता है ऊपर, उपसर्ग की बात कर रही हो। तो इसमें जो सबसे भिन्न था वो आपका फोर्थ ऑप्शन था, इसे याद रखिएगा। अगला देखिए, लावारिस, अड़ियल, छिलका और विदाई। उपसर्ग प्रत्यय के आधार पर असंगत शब्द छांटना है। तो अब लावारिस, अब इसमें क्या उपसर्ग है और क्या प्रत्यय। कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है लावारिस में वार, हम कहते हैं किसी पर वार करना, ठीक है ना, तो उसमें ला उपसर्ग है और इस प्रत्यय है, जबकि ऐसा नहीं है। लावारिस मतलब जिसका कोई वारिस नहीं है, तो यानी वारिस अपने आप में मूल शब्द है और ला उपसर्ग है, तो इसमें ला उपसर्ग है कि ला वारिस यानी बिना वारिस के। अगला है अड़ियल। हम अब इसमें मूल शब्द क्या है, हम कहते हैं ना तुम तो इस बात पे अड़ जाते हो, तुम हर बात पे अड़ जाते हो, तुम अड़ियल हो। तो इसमें जो अड़ है वो आपका मूल शब्द है और ईयल प्रत्यय है, ठीक है ना, अड़ जमा ईयल, ईयल प्रत्यय है। तो पहले में उपसर्ग था, इसमें प्रत्यय है। अब छिलका, छिलका में हम कहते हैं ना ये चीज़ छील दो, तो छील और ये छिलका, तो जो का है वो आपका प्रत्यय है। और उसी प्रकार विदाई में विदा जमा ई, विदाई, तो ई प्रत्यय है। अर्थात कि इन तीनों में प्रत्यय था, पहले वाले में उपसर्ग है, तो सबसे भिन्न कौन सा शब्द हुआ, आपका पहला विकल्प। और अंत में जो प्रश्न है उपसर्ग प्रत्यय का, सुशोभित, दुरुपयोग, विवादित और कुरूपता। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, सुशोभित, शोभा, इसमें जो मूल शब्द है वो है शोभा। अब सुशोभित, इसमें सु उपसर्ग है और इत प्रत्यय है, यानी कि उपसर्ग भी है प्रत्यय भी है। दुरुपयोग, अब इसमें मूल शब्द क्या है, उपयोग, ठीक है ना, लेकिन इसमें दुर उपसर्ग है, दुर जमा उपयोग, दुरुपयोग, दुर मतलब बुरा, कि किस चीज़ का बुरा उपयोग करना। और कहने के लिए आप ये भी कह सकते हैं पेपर में अगर आए कि दुर जमा उप जमा योग, कि इसमें दो दो उपसर्ग हैं, ये भी आप कह सकते हैं। फिर है विवादित, अब इसमें मूल शब्द क्या है, आप कह सकते हैं विवाद, लेकिन विवाद में भी वाद, हम कहते हैं ना वाद विवाद, वाद मतलब कि जो बातचीत हो रही है, तो मूल शब्द वाद है जिसमें वी उपसर्ग है और इत प्रत्यय है, तो इसमें भी एक उपसर्ग एक प्रत्यय। और अंत में आइए कुरूपता, कुरूपता में मूल शब्द क्या है, रूप, तो रूप कैसा है, कुरूप, कु मतलब कि बुरा, तो कु उपसर्ग है और ता प्रत्यय है, तो इसमें भी एक उपसर्ग है एक प्रत्यय है। तो अल्टीमेटली हमें क्या पता चला कि पहले, तीसरे और चौथे विकल्प में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों थे, लेकिन दूसरे विकल्प में केवल और केवल उपसर्ग था। वो एक उपसर्ग मानिए, दो उपसर्ग मानिए, डजंट मैटर। तो इसलिए हमारा जो सही विकल्प है वो आपका सेकंड ऑप्शन है। तो आई होप ये पांचों के पांचों प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए आपको। आगे आइए, पर्यायवाची विलोम शब्द। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द छांटिए। 4 आपके पास प्रश्न है, फटाफट देखिए। आलोक का विलोम शब्द क्या होगा, तिमिर का, निषेध का और आचार का। अचार नहीं है, खाने वाला अचार नहीं है, आचार, आचार विचार, आचार आपके जो मतलब व्यवहार है आपका, मैनर्स जो है आपकी, बिहेवियर कैसा है। अब आलोक, आलोक, आलोक का मतलब क्या होता है, हम जैसे कहते हैं ना अलौकिक, मतलब कि एक, जैसे हम कहते हैं कि प्रकाश, उस प्रकार से मानिए आप।
तो आलोक मतलब हुआ प्रकाश, तो इसका डेफिनेटली जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, जो प्रकाश है उसका ऑपोजिट अंधेरा होगा। और वैसे भी देखिए अद्भुत, अज्ञात, अंधकार और रात्रि। अब अद्भुत तो नहीं, वो तो जैसे हम कहते हैं अलौकिक, वो अद्भुत का पर्याय ही हुआ, ठीक है ना। अज्ञात, अब आलोक का ऐसा तो है नहीं कि हमें जो मतलब पता ना हो, ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि ये हो सकता है कि हाँ लोक आलोक या परलोक होता, लेकिन आलोक का मतलब तो यही होता है जैसे अलौकिक, थोड़ा प्रकाश, तो इसलिए अंधकार इसका जो है वो सही विलोम शब्द है। अगला देखिए तिमिर। अब जिसे तिमिर का अर्थ नहीं पता वो थोड़ा सा फिर कंफ्यूज रहता है, लेकिन थोड़ा सा आप ना एक बार विकल्प देखिए, बाई चांस आपको तिमिर का अर्थ नहीं पता, ऑप्शंस क्या हैं, अंधकार, अंधेरा, प्रकाश, सवेरा। यानी कि तिमिर का जो अर्थ है वो अंधेरे या उजाले में से ही है। और तिमिर, याद रखिए तिमिर भी तम से बना है, जैसे हम कहते हैं ना वो रजोगुण तमोगुण, तम का मतलब होता है अंधेरा, और इसलिए तिमिर का मतलब भी अंधेरा ही होता है या रात, तो इसलिए तिमिर मतलब अंधेरा, तो अंधेरे का विलोम शब्द क्या होगा, उजाला, तो इसलिए प्रकाश, तो ये इसका विलोम शब्द है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका थर्ड ऑप्शन। फिर है निषेध। हम कहते हैं ना यहाँ जाना निषेध है, यहाँ जाना मना है, तो किसी चीज़ में रुकावट, किसी चीज़ के लिए मनाही, तो निषेध का मतलब होता है मनाही, और उसका ऑपोजिट क्या होगा, आपको अलाउड नहीं है वो हुआ निषेध, और आपको अलाउड है यानी आपको स्वीकृति है जाने की, तो इसलिए स्वीकृत, तो इसलिए निषेध का ऑपोजिट आएगा आपका स्वीकृत। तो सही विलोम शब्द है पहला विकल्प। आगे देखिए आचार। आचार मतलब आपका व्यवहार। अब विचार, अब व्यवहार में और विचार में कोई विलोम शब्द तो है नहीं, ठीक है ना, ये दो भिन्न चीज़ें हैं, भिन्नार्थी शब्द हैं, ये विलोम शब्द नहीं है। फिर अत्याचार। अच्छा, आचार का अत्याचार नहीं होगा, देखिए, ठीक है ना, क्योंकि अत्याचार को अगर आप वैसे तोड़ के देखें तो क्या बनेगा, अति आचार, कि आप किसी चीज़ की अति कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा कर रहे हैं। उसी प्रकार है अनाचार, और ये दूसरा विकल्प था अनाचार। अब अनाचार और अनाचार, अनाचार तो कोई शब्द है ही नहीं, ये गलत है। अनाचार जैसे कहते हैं ना कि उपयोग अनुपयोग, उपयोगी अनुपयोगी, उसी प्रकार है आचार अनाचार, यानी कि बुरा जो आचार आप करते हैं, तो इसलिए आचार का अनाचार होगा सही विलोम शब्द। अत्याचार और अनाचार में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन याद रखिएगा आचार अनाचार। फिर देखिए पर्यायवाची से संबंधित, अभी हमने विलोम शब्द से संबंधित किए थे, पर्यायवाची से संबंधित कौन सा शब्द शेष से भिन्न है। अब यहाँ से ही हमें पता चल जाना चाहिए कि अगर ये पर्यायवाची से संबंधित है, ठीक है ना, पेपर में आपको प्रॉपरली दिया जाएगा कि किस बेसिस पे लेना है। और अगर कुछ नहीं लिखा है, जैसे एक बार पेपर में आया था लास्ट टाइम ही कि दिए गए शब्दों में से असंगत शब्द छांटिए, फिर तो वो आपकी बुद्धि होगी कि आपको देखना है कि ये उपसर्ग प्रत्यय के आधार पर भिन्न है, शब्दों की बनावट के आधार पर भिन्न है, किस अर्थ में भिन्न है। लेकिन यहाँ पे तो हम आपको सीधे सीधे बता ही रहे हैं कि पर्यायवाची के आधार पर ही भिन्न छांटना है। तो अब 4 हैं, 4 में से 3 का एक अर्थ होगा और एक जो है वो अलग होगा, हमें वो छांटना है। अब पद्म, कंज, नलिन और वनिता। अब पद्म, पद्मनाभम, ठीक है ना, पद्मा, सभी से आपको याद है पद्म का मतलब होता है कमल, और कंज और नलिन इनका अर्थ भी कमल ही होता है। लेकिन वनिता, वनिता जो होता है वो स्त्री के लिए प्रयोग में लाया जाता है, स्त्री या महिला, तो इसलिए यहाँ पे जो सही उत्तर है वो आपका 4th ऑप्शन है। ये देखिए कि पद्म, कंज और नलिन का अर्थ था कमल और वनिता का अर्थ है स्त्री, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। और बाई चांस आपको मैं कहती हूँ इसके सही उत्तर नहीं भी पता, लीव इट, अभी आपको एटलीस्ट नए नए शब्द तो सीखने को मिल रहे हैं ना, उनका अर्थ तो जानने को मिल रहा है ना कि पद्म, कंज और नलिन तीनों ही कमल के पर्यायवाची हैं, वनिता का अर्थ होता है स्त्री। आगे आता है पादप, ताल, पोखर और जलाशय। अब अच्छा, ताल एक तो होता है सुरताल वाला, एक होता है ताल तालाब, ठीक है ना, तो जैसे ताल और जलाशय, जल आशय, जहाँ पे जल आशय पाता है, तो ये दोनों तो सेम ही मीनिंग के हैं, यानी कि सरोवर जैसे तालाब। अब पोखर और पादप, पादप का मतलब होता है आपका पौधा, जैसे कहते हैं ना एक ये पौधे को या पेड़ को कहा जाता है पादप, और इसलिए पोखर जो है वो तालाब का ही पर्यायवाची है। तो यहाँ पे जो सबसे भिन्न है वो है फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि पादप का अर्थ होता है पौधा या पेड़, और ताल, पोखर और जलाशय, ठीक है ना, ये आपके होते हैं तालाब के पर्यायवाची। तो देखिए सही उत्तर कि इन तीनों का था तालाब, मतलब जो मेजॉरिटी थी, ठीक है ना, वो तालाब की थी, और पादप का अर्थ था पौधा। फिर है स्पृहा, मर्त्य, वांछा और ईप्सा। अब ये थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स हैं,
ठीक है ना। ईप्सा, ईप्सा से आप समझ सकते हैं ये इच्छा से संबंधित है। जैसे वांछा, वांछा कैसे आप समझ सकते हैं, हम कहते हैं ना कि मैं तो इस चीज़ से वंचित रह गया। वंचित मतलब जो वांछा थी, मतलब जो इच्छा थी, ठीक है ना, उससे दूर रह गया। तो वांछा, ईप्सा और स्पृहा, ठीक है ना, इन सभी का अर्थ होता है इच्छा। लेकिन मर्त्य, इसे इसका उच्चारण कैसे करेंगे, जैसे ये आधा त है और य के ऊपर र की मात्रा है, तो ये र जो है ये त के पहले बोला जाएगा। मर्त्य, मर्त्य से संबंधित है कि मतलब जो मर रहा हो या जो मर सकता हो, तो इसलिए ये मनुष्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है कि जैसे जो ये मनुष्य है, ठीक है ना, वो नश्वर है, वो एक दिन मर ही जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो सबसे भिन्नता वो था मर्त्य। तो इसलिए यहाँ पर सभी का अर्थ था इच्छा और एक का था मनुष्य। फिर है तोय, दुग्ध, पय और गोरस। अब दुग्ध, इसका तो सबको पता है दूध के लिए होता है, और गोरस, गौ माता, गौ रस, गाय से हमें मिलता है दूध, ठीक है ना। तो ये आप समझ सकते हैं कि दुग्ध और गौरस दोनों का ही अर्थ होता है दूध। अब आता है तोय और पय। पेय पदार्थ, पेय क्या होता है, जो पीने योग्य हो, लेकिन पय जो है वो आपका पानी के लिए आएगा या दूध के लिए आएगा या किसके लिए आएगा। पय जो है वो दूध के लिए ही आता है, याद रखिएगा। दूध का एक और पर्यायवाची है पय। लेकिन जो तोय है, तोय का मतलब होता है आपका जल या पानी। तो इसलिए यहाँ पर भिन्न जो शब्द था वो था फर्स्ट ऑप्शन, तोय अर्थात पानी। बाकी दुग्ध, पय और गोरस तो सभी दूध के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। और अंत में शार्दुल, शार्दुल ठाकुर नहीं भाई, क्रिकेट वाला नहीं, शार्दुल, मृगराज, रमणीक और व्याघ्र। अब देखिए मृगराज, अब कहने के लिए मृग का मतलब होता है हिरण, और हिरणों का राजा, अब वो नहीं, शेर को कहा जाता है मृगराज। तो शार्दुल, मृगराज और व्याघ्र तीनों ही सिंह या शेर के पर्यायवाची हैं। लेकिन रमणीक, रमणीक अब आपने देखा होगा कि बहुत ही मनमोहक या रमणीय, हम तो तुम्हारे प्रेम में रम गए, या हम तुम्हारी सुंदरता में रम गए। रम जाना मतलब कि अब उसमें मुग्ध हो गए, बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए, ठीक है ना, खो गए। तो रमणीक या रमणीय दोनों का अर्थ भी वही होता है कि रमणीक मतलब बहुत ही सुंदर, मनोहर, ठीक है ना। तो इसलिए शार्दुल, मृगराज और व्याघ्र तीनों का अर्थ था सिंह या शेर, और रमणीक का अर्थ था सुंदर या मनमोहक, कुछ भी आप कह सकते हैं। चलिए अब व्याकरण का आखिरी विषय, फिर हम पद्यांश की व्याख्या करेंगे, अंतिम विषय। अब ये आपके पास 7 वाक्य हैं, फटाफट इन्हें पढ़िए और देखिए कि क्या आप इन वाक्यों में गलती ढूंढ पाते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या है कि आजकल जिस तरीके से हम बोलते हैं ना, हमारे बोलने में काफ़ी सारी अशुद्धता आई है, ठीक है ना, बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं जो हमारे मतलब बोलचाल की भाषा में इंक्लूड हो चुकी हैं और हमारी ज़िंदगी का हिस्सा भी बन चुकी हैं। लेकिन जब आप परीक्षा की बात करते हैं, परीक्षा में तो फिर आपको शुद्धता ही दिखानी होगी। तो जैसे है 7वां वाक्य, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने जैसा है। इसमें कहाँ पर गलती हो सकती है ज़रा ध्यान दीजिए। और ये भी हो सकता है कि कोई गलती ना हो, उस केस में आपको वो वाला वाक्य एज इट इज़ लिख के आ जाना है, काम खत्म, ठीक है ना। कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है। फिर नगर की सारी जनसंख्या भूखी है, कहाँ गलती है ढूंढिए। उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी, या रखिए सीखी, ख के ऊपर अनुस्वार मतलब बिंदु है। फिर मेरे आंसू से रुमाल भीग गया, अच्छा जी, काफ़ी बड़ा आंसू था। ऐसी एकाध बातें सुनकर दुख होता है। मुझे पूजा के लिए छिलके वाला धान चाहिए, अच्छा धान का मतलब क्या होता है वो भी देख लेंगे अभी। मुझे बड़ी भूख लगी है, और इसमें मुझे लगता है कि कोई गलती शायद से नहीं है। 7th वाले में मुझे बड़ी भूख लगी है, हम कहते हैं ना यार जल्दी से खाना दो, मुझे तो बड़ी भूख लगी है। लेकिन यहाँ पर भी गलती है, क्योंकि भूख बड़ी या छोटी नहीं होती, भूख कम या ज़्यादा होती है। जैसे कि मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत आएगा यहाँ पर। तो एक छोटा सा हिंट दे दिए, जो सबसे छोटा वाक्य था कि मुझे बहुत भूख लगी है, तो यहाँ पे बड़ी की जगह बहुत आना था, यहाँ पर गलती है। तो इसी प्रकार से आपको बाकी के जो 6 वाक्य हैं उनमें भी गलती ढूंढनी है। जैसे कि प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने जैसा है। ये क्या सुई है, सुई की नोक होती है, लेकिन तलवार की चाहे नोक हो, लेकिन हम कहते हैं ना तलवार की धार पर चलने जैसा है। तलवार की नोक पर चलने जैसा नहीं, ये कहते हैं ना एक मुहावरा है बेसिकली। ऐसा नहीं होता कि तलवार की नोक नहीं होती, तलवार की भी नोक होती है, लेकिन उसकी जो मेन खासियत जो है तलवार की मेन खासियत उसकी नोक नहीं, उसकी धार होती है, ठीक है ना, जो लंबा ये। तो इसलिए प्रेम करना तलवार की धार पर चलने जैसा है। तो यहाँ पे नोक नहीं धार आना चाहिए था, यहाँ पर गलती थी। उसी प्रकार
नगर की सारी जनसंख्या भूखी है। नगर की सारी जनसंख्या नहीं, जनसंख्या तो एक वो मतलब क्वांटिटेटिव टर्म में आ जाता है। हम लोगों की बात करें कि जैसे नगर के सभी लोग, लेकिन अब कहने के लिए हम लिख सकते थे कि नगर के सभी लोग भूखे हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि कम से कम मॉडिफिकेशन हो, चेंज हम कम से कम करें। तो इसलिए नगर की सारी जनता भूखी है, नगर की सारी जनता भूखी है। तो इसलिए यहाँ पे जनसंख्या की जगह जनता आएगा। जनता मतलब कि वहाँ के जो निवासी हैं। तो गलती यहाँ पर थी। उसी प्रकार आपको बाकी में भी गलती ढूंढनी है। उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी। अब अनेक प्रकार, अनेक प्रकार ये भी बहुवचन में है। सीखी बिंदु आ जाने के कारण ये भी आपका बहुवचन में है। तो एक वचन में क्या है, उसने अनेक प्रकार की विद्या, यहाँ पर गलती है। उसने अनेक प्रकार की विद्याएं सीखी। विद्या, विद्याएं, तो विद्याएं की मतलब हमने भिन्न भिन्न विद्याएं सीखी हैं। मुझे खाना बनाने की विद्या भी आती है, मुझे नृत्य करने की विद्या भी आती है। तो बहुत सारी प्रकार की विद्याएं आती हैं। मुझे उपचार करने की विद्या भी आती है, ठीक है ना। मुझे कालचक्र पढ़ने की विद्या भी आती है। तो उस प्रकार से तो यहाँ पर ये गलती थी। फिर मेरे आंसू से रुमाल भीग गया। क्या एक आंसू से, आंसू एक वचन में आना चाहिए क्या यहाँ पर? ऐसा नहीं, मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया। यहाँ पे बहुवचन आना चाहिए था, मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया। गलती यहाँ थी। फिर है ऐसी एकाध बातें सुनकर दुख होता है। ऐसी एकाध, एकाध का मतलब क्या होता है? एक या आधा। इसमें द्वंद्व समास है बेसिकली, एक या आधा कि मतलब ऐसी एकाध बात सुनकर, क्योंकि एक या आधी है तो ये एक वचन में होगा कि ऐसी एकाध बात सुनकर दुख होता है। तो बातें नहीं, बात आना चाहिए था। फिर मुझे पूजा के लिए छिलके वाला धान चाहिए। अच्छा जी, धान का मतलब क्या होता है? जो चावल है जब उस पर जो छिलका चढ़ा होता है ना, उसे धान कहा जाता है। तो धान का मतलब ही वही होता है कि ऐसा चावल जिस पे छिलका चढ़ा हुआ है। तो इसलिए छिलके वाला जो है वो एक्स्ट्रा यूसेज थी, मतलब पुनरावृत्ति थी। तो इसके धान का मतलब धान पे छिलका होता ही होता है, इसीलिए उसे धान कहा जाता है। जब धान में से छिलका अलग कर दिया जाता है तब वो चावल होता है। तो इसलिए ये आपका जो है ये मतलब एक्स्ट्रा लिखा हुआ था, तो इसे हमें हटाना है। तो इसलिए ये आपका गलत था। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे कैसे सही आएगा कि प्रेम करना तलवार की धार पर चलने जैसा है। नगर की सारी जनता भूखी है। उसने अनेक प्रकार की विद्याएं सीखी। मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया। और बहुवचन बनते ही बड़े ऊ की मात्रा छोटे ऊ में परिवर्तित हो जाएगी, बड़ी की मात्रा छोटी ई में परिवर्तित हो जाएगी। फिर ऐसी एकाध बात सुनकर, फिर मुझे पूजा के लिए धान चाहिए। इतना काफ़ी है, पर्याप्त है। आपको छिलके वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे बहुत भूख लगी है, ठीक है ना, बस बहुत लिखना काफ़ी है, बड़ी नहीं। चलिए, तो यहाँ पर आपके व्याकरण के प्रश्न तो समाप्त हुए। अब आते हैं व्याख्या पर। तो व्याख्या के लिए थोड़ा सा समय मतलब लग जाएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप पहले इस पोएम को पढ़ें, वीडियो को यहीं पर पॉज कर दें और पहले खुद से सोचें कि आपके माइंड में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। कितना लंबा लिख पाएंगे या कितना सही लिख पाएंगे वो तो बाद की बात है। पहले आप पोएम को पढ़कर समझ पा रहे हैं या नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि एक बार आपको समझ में आ गया फिर तो आप मतलब जो मर्जी लिख सकते हैं। तो कविता क्या है, पढ़ते हैं। दिल से जब निकलती हैं कविता पूरी ही नज़र आती हैं, पर कागज़ों पर बिछते ही वो क्यों अधूरी सी नज़र आती हैं। ये वही बात हुई ना कि जब आप निबंध लिखने लगते हैं आपके माइंड में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, आपको पता होता है इसमें क्या क्या लिखना है, लेकिन जब आप लिखते हैं तो आपको हमेशा कम लगता है कि अरे इसमें तो हम ये भी लिख सकते थे, इसमें तो हम ये भी लिख सकते थे। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि दिल से जब निकलती हैं कविता पूरी ही नज़र आती हैं, कि हमें पता है कि मतलब हमारा दिल क्या महसूस कर रहा है, लेकिन जब वो पर कागज़ों पर बिछते ही वो क्यों अधूरी सी नज़र आती हैं, कि जब वो यथार्थ में आती हैं सामने तब वो हमें हमेशा अधूरी ही लगती हैं। शब्दों के जाल में भावनाएं उलझ सी जाती हैं। हम भावनाओं को शब्दों में मतलब सही से प्रकट नहीं कर पाते हैं। प्यार, किस्से, कविता ये सिर्फ दिल को ही तो बहलाती है, लेकिन इसके बारे में हम इतना क्यों सोच रहे हैं, क्यों चिंतित होते हैं? सिर्फ दिल को बहलाने के लिए तो है। अपनी बात समझाने में तो कुछ तो कमी रह जाती है। अब यहाँ से मुद्दा शुरू हो रहा है कि जब भी हम अपनी बात मतलब समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, हमें ऐसा लगता है। हर किसी की निगाहें मुझे क्यों किसी नई चीज़ों को तलाशती नज़र आती हैं। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हर कोई जो है ना वो कुछ ना कुछ तलाश रहा है, मतलब कि कुछ नई चीज़ तलाश रहा है।
जिसको जैसे कार मिल जाए फिर उसकी नज़र वो संतुष्ट नहीं होता, उसे फिर ये दिखने लग जाता है कि यार इस कार में ना ये नहीं है, इसमें ये भी होना चाहिए था, इस कार में ये नहीं है, इसमें वो भी होना चाहिए था। उसी प्रकार जब आपको मतलब आप रोते रहते हैं कि यार प्रमोशन नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं मिल रही, जैसे ही प्रमोशन मिलती है तब आपको लगता है कि यार नहीं, मैंने जितनी मेहनत की थी ना उस हिसाब से प्रमोशन में एटलीस्ट ये तो मिलना चाहिए था। मतलब कि आप कभी संतुष्ट नहीं होते कि भावनाएं, जैसे यहाँ पर कविता की बात हो रही थी कि आपके दिल में इतनी सारी भावनाएं हैं, मतलब आप कविता लिख के ना संतुष्ट नहीं होते, आपको लगता है कि पूरी नहीं लिखी गई अभी अच्छे से, आपको हर चीज़ मतलब हमेशा कमी ही लगती है। सब कुछ पाकर भी एक प्यास सी क्यों रह जाती है, यहाँ से भी आप समझेंगे जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रह जाती है। संपूर्ण जीवन जीने की कला भला किसे आती है। तो संपूर्ण जीवन जीने की कला, जीवन को पूरे तरीके से हम इसलिए नहीं जी पाते क्योंकि हम हर चीज़ में मतलब कि आप जैसे कहते हैं ना, जितना मर्जी प्रयास करो कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, लेकिन आप मतलब हर चीज़ नहीं पा सकते। जैसे कहते हैं कि आप बचपन में खेल लोगे तो बाद में जाके ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बचपन में अच्छे से पढ़ लोगे तो बाद में थोड़ी सी कम मेहनत, क्योंकि आपकी हैबिट बन जाती है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। मूवी में भी आपने डायलॉग देखा है, ठीक है ना, कि अगर हमने ये सनसेट छोड़ दिया, ठीक है ना, तो फिर पार्टी तो इंजॉय हो जाएगी लेकिन सनसेट नहीं देख पाएंगे। लाइक क्या चीज़, तो कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। लेकिन आपको जीवन जीना है, अगर बस यही सोचते रहेंगे कि कुछ छूट गया उस दुख में जीते रहेंगे तो फिर तो हो गई ज़िंदगी आपकी बेकार। लेकिन अगर आप कहेंगे कि भाई जितना भी है कोई बात नहीं, मैं इसी में अच्छे से मतलब कि जीऊँगा और आगे इससे और बेहतर करने की कोशिश करूँगा, तब आप खुश हो सकते हैं। उसी प्रकार जैसे आप जब कविता लिख रहे हैं, आपने देखा कि ये मैंने कविता लिखी, इसमें ये कमी रह गई थी, उसके बाद में अगली बार जो कविता लिखूंगा या लिखूंगी वो और बेहतर लिखूंगी। तो वो चीज़ होती है कि आपको मतलब मनुष्य संतुष्ट नहीं होता, ये मनुष्य की प्रवृत्ति बताई हुई है यहाँ पर। तो इसलिए याद है ना, देखिए कहाँ से शुरू हुआ था, कविता से शुरू हुआ था और जीवन के सार पर जाकर खत्म हुई कविता। तो इसलिए क्या होता है कि कविता जब भी आपको पढ़ने, पहले पूरी कविता पढ़िए तभी व्याख्या लिखनी प्रारंभ कीजिए, क्योंकि कविता शुरू होती है तीर घाट से, खत्म होती है मीर घाट पे। अब देखिए हमने जो इसकी व्याख्या लिखी है मैं आपको वो बता रही हूँ। पहले आप प्रयास कीजिएगा कि आप अपने मन से जो है पॉइंट्स अच्छे से सोचें कि आपने क्या समझा और आप क्या लिखते। अब और एक बात याद रखिएगा, यहाँ ये जो व्याख्या है ये शायद से 5 मार्क्स की आती है, तो मैंने अपने तरीके से मतलब कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है। अब बाई चांस मतलब आप देखिए कि 5 मार्क्स में कितना लिख पाते हैं। ज़रूरी नहीं आपको इतना लंबा लिखना हो, आप छोटा भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर कहते हैं ना कि अगर छोटा लिखा है तो उसमें वेटेज भी उतनी होनी चाहिए कि अगर कम दिया है तो वो उतना महत्वपूर्ण होना चाहिए, और अगर मतलब ज़्यादा दिया है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है तो फिर ज़्यादा दीजिए, चाहे क्वालिटी हो चाहे क्वांटिटी। अगर कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो चलिए अब इस कविता का सार तो मैंने आपको बता दिया, अर्थ आपको पता चल गया। अब व्याख्या क्या लिखी है वो देखिए, शब्दों का चयन क्या किया है, किस प्रकार से लिखा है वो देखिए। क्योंकि इस लेवल पर आकर क्या है ना कि आपको अपने विचार लिखने हैं नो डाउट, लेकिन अगर थोड़ा सा प्रभावी रूप से लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो स्टार्टिंग देखिए, दी गई पंक्तियां मनुष्य जीवन की सबसे प्रबल प्रवृत्ति को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रही हैं। सबसे प्रबल प्रवृत्ति मतलब कि जो सबसे ज़्यादा हमारी आदत है, हमारी आदतों में घुस चुकी है, वो क्या है, संतुष्ट ना होना। कवि ने बहुत ही सुंदर एवं लयपूर्ण तरीके से मनुष्य के भीतर छिपे असंतोष, अधीरता एवं मोह को व्यक्त किया है। मोह रहता है मनुष्य को सदा कि ये मिल गया तो ये नहीं मिला है, अब ये भी मिल गया अब वो नहीं मिला, तो संतुष्ट नहीं होता, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता। शरीर नश्वर है और यह सभी जानते हैं, यह एक दिन नष्ट हो ही जाएगा, और यदि कुछ शेष रहेगा तो मनुष्य के व्यवहार से बनी उसकी स्मृतियां एवं छवि। इसके उपरांत भी मनुष्य मोह, लोभ आदि के कुचक्र में फंसकर व्यवहार को दूषित कर शरीर की ही आवश्यकताओं को प्राथमिकता देता है, उसके लिए हर संभव प्रयास करता है और अंत में अपनी असीम इच्छाओं को अपूर्ण पाकर दुखी रहता हुआ इस देह को त्याग देता है। शब्दों का चयन मतलब किस प्रकार से किया है कि मतलब मनुष्य हमेशा भौतिक सुविधाओं के पीछे भागता रहता है और उसकी इच्छाएं इतनी ज़्यादा होती है ना कि जितना मर्जी मिल जाए वो संतुष्ट कभी नहीं रहता, और उस चक्कर में अंततः वो दुखी होकर ही मर जाता है। सार यह है कि वह अपना पूरा जीवन व्यर्थ के कार्यों में लगा देता है, जिनसे उसे वास्तविक सुख नहीं मिलता, अपितु कुछ क्षणों के सुख और प्रसन्नता के लिए वह दुख को साथी बना लेता है और सुख एवं संतोष प्राप्त नहीं कर पाता। वह हर मूल्य पर परिपूर्ण होना चाहता है, सबसे आगे निकलना चाहता है, अपनी हर इच्छा पूरी करना चाहता है।
परंतु इस पथ पर चलते हुए वह जीवन में मिले सरल सुखों, सरल सुख मतलब कि जो आसानी से सुख हमें मिल सकते हैं, उनको भूल जाता है। कि वह जीवन में मिले सरल सुखों, जैसे अपनों का प्रेम, उनका साथ, शांति, अपने गुणों, अच्छा स्वास्थ्य, प्राकृतिक सौंदर्य आदि को अनदेखा कर देता है। उनका महत्व समझ नहीं पाता, उनका सुख प्राप्त नहीं कर पाता और केवल अपनी कमियों को ध्यान में रखकर दुखी रहकर स्वयं को हानि पहुंचाता है और जीवन व्यर्थ में नष्ट करता जाता है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी याद है? उसमें क्या था कि जो ऋतिक रोशन था, ठीक है ना, वो मतलब कि बहुत मेहनत करता है, क्योंकि उन्होंने बचपन में बहुत दुख देखा था, तो इसलिए वो सोचते हैं कि हाँ मुझे अच्छे से पैसा कमाना है और जब मैं 40 का हो जाऊंगा, ठीक है ना, उसके बाद मैं फिर आराम करूंगा। लेकिन फिर हीरोइन जो है उसे समझाती है कि भाई तुम्हें क्या पता, तुम तब तक जीवित रहोगे नहीं रहोगे, ठीक है ना। तो इसलिए हमें पहले आज जो है, आज हमें प्रसन्नता से जीना है। मेहनत तो करनी है, कोई ये नहीं कह रहा कि अब फ्री में बैठ जाओ, बस मौसम को देखते रहो, प्रकृति का आनंद लो, अपनों के साथ बैठ जाओ। काम तो करना ही है। तो कहते हैं ना कि जो लालच है, इच्छा है, मोह है, वो भी कुछ सीमा तक अच्छा है, ठीक है ना। हाँ, अगर हम किसी की आलोचना कर रहे हैं वो भी एक सीमा तक अच्छी है, हर चीज़ एक सीमा तक अच्छी है, लेकिन जो अच्छाई है वो भी अगर सीमा से परे चली जाए तो वो भी गलत हो जाती है। जैसे सत्व गुण होता है कि हम हर किसी को अच्छा ही देखते हैं, ठीक है ना। जैसे जो भीष्म पितामह थे, उनको ये था कि भाई मुझे तो हमेशा सिंहासन के प्रति अपनी वफादारी दिखानी ही दिखानी है, लेकिन उनकी ये प्रतिज्ञा इतनी ज़्यादा मतलब उसमें चली गई, असीम मतलब सीमा के बाहर चली गई कि उन्होंने जो बुराई थी, ठीक है ना, वहाँ पर फिर अपनी आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि बस वो अपने सीमा में ही रहना चाहते थे कि भाई मैं तो बस सिंहासन के प्रति मैंने प्रतिज्ञा ली है, मैं बस उसी में ही रहूँगा। तो ज़्यादा अच्छाई भी अच्छी नहीं होती। तो एक सीमा तक इच्छा भी करना अच्छा होता है, क्योंकि जो इच्छाएं होती हैं वही तो आपको मोटिवेट करती हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि भाई काफ़ी पढ़ लिया, अपना जॉब करते हैं, जो भी थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा उसमें बस खुश रहेंगे, अपने के साथ समय व्यतीत करेंगे, तब तो फिर अगर सभी ऐसा सोचने लग गए, ठीक है ना, तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज कैसे बनेंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे खुलेंगी। तो इच्छाएं एक सीमा तक अच्छी रहती हैं, बहुत ज़्यादा पागल हो जाना भी वो नहीं रहता। हाँ, बहुत ज़्यादा मेहनत भी करिए, लेकिन जो सरल सुख हैं, जैसे अपनों के साथ समय बिताना, ठीक है ना, प्रकृति का आनंद लेना, वो चीज़ भी करनी चाहिए। बेसिकली ये बताया गया यहाँ पर। एक कवि विचारों और भावों से परिपूर्ण होता है, परंतु कभी अपनी कविता या रचना से संतुष्ट नहीं हो पाता। अब जो ऊपर वाला पैराग्राफ था उसकी भी तो हमें थोड़ी एक्सप्लेनेशन लिखनी है ना, भूल मत जाइएगा। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, बस जो निष्कर्ष निकला ना उसी को डिटेल में लिखते रहते हैं, लेकिन जो ऊपर कविता में था वो भी तो हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है ना कि उसका मतलब क्या था। कि एक कवि विचारों और भावों से परिपूर्ण होता है, परंतु कभी अपनी कविता या रचना से संतुष्ट नहीं हो पाता। उनकी सुंदरता को कुछ क्षणों में भूल जाता है और अधीर होकर नई नई रचनाएं लिखता रहता है। यह अभाव सकारात्मक प्रभाव डाले या नकारात्मक, इसी का चयन मनुष्य के जीवन में सुख दुख का संचार करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां, कि ये जो अभाव होता है, जो कुछ कमी जो रह जाती है ना, जैसे हमें लगता है कि ना अभी तक तो मैं टॉप 10 में भी नहीं आता था, इस बार मैं 3rd आई क्लास में, गजब हो गया। तो अब जो कमी रह गई, ठीक है ना, कि आप इतनी मेहनत करके भी फर्स्ट या सेकंड नहीं आए। अब ये जो अभाव है, इसे आपने नकारात्मक तरीके से लिया या सकारात्मक तरीके से। अगर तो आप नकारात्मक तरीके से लेंगे कि भाई मैंने तो इतनी मेहनत की, फर्स्ट क्यों नहीं आई मैं, फिर तो सब मेरी वाहवाही कर रहे होते, मैं तो 3rd आई, 3रे स्थान पर, तो फिर आप दुखी हो जाएं, निराश हो जाएं, ठीक है ना, ये चिढ़ने लग जाएं फर्स्ट सेकंड पोजीशन वालों से, वो नकारात्मकता होगी। लेकिन सकारात्मकता क्या होगी कि भाई पहले मैं इतनी पीछे थी, अब मैं 3रे स्थान पर तो पहुंची, यानी कि मेरी मेहनत रंग लाई, आगे मुझे इससे भी ज़्यादा प्रयास करना है। तो ये जो अभाव है, इसे आप नकारात्मक तरीके से लेते हैं या सकारात्मक तरीके से, इसी का चयन मनुष्य के जीवन में सुख दुख का संचार करता है। मन या जीवन के अभाव को एक चुनौती बनाकर स्वयं पर विश्वास करते हुए उसे पूर्ण करने का प्रयास करना जीवन में उल्लास, संतोष और प्रसन्नता का संचार करता है। ऐसे व्यक्ति यदि अपेक्षित लक्ष्य ना भी प्राप्त करें, तब भी वे जीवन की परीक्षा में सफल ही कहे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जीवन को पूर्ण रूप से जीने का प्रयास किया। अब जैसे महाभारत के जो किरदार थे कर्ण, ठीक है ना, चाहे उनके जीवित रहते हुए पूर्ण रूप से, ठीक है ना, कि परिवर्तन नहीं आया, लेकिन वो पूरे आजीवन अपना परिवर्तन के लिए संघर्ष करते रहे, तो कुछ तो परिवर्तन आया ना।
लेकिन अगर वो इसी बस दुख में रहते कि भाई कुछ हो ही नहीं पाया, काश मैं और ज़िंदा रह पाता और ज़िंदा रह पाता, तब तो वो फिर मतलब उन्हें ऐसा लगता कि उनका जीवन सार्थक था ही नहीं। लेकिन वो समझदार थे, उन्हें पता था कि चाहे नतीजा निकले ना निकले, लेकिन मुझे तो प्रयास करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं प्रयास करूंगा तभी क्या कहते हैं कि क्रांति आएगी और बाकी के जो लोग हैं वो भी मुझे देखकर और इसके बारे में प्रयास करेंगे। यही आप देश की आज़ादी के लिए ले लीजिए। भगत सिंह जी, उन्हें पता था कि सिर्फ अगर मैं अकेला भी लड़ता रहूं, ऐसा नहीं कि मैं अकेला ही आज़ादी दिलवा दूंगा, लेकिन अगर मैं अच्छे से संघर्ष करूंगा तो लोग भी मुझे देखकर संघर्ष करेंगे, तो एक क्रांति मतलब क्रांति आएगी। तो इसलिए ये होता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं, अगर वो अपेक्षित लक्ष्य ना भी प्राप्त कर सके, अगर आपको मतलब पूर्ण रूप से सफलता नहीं भी मिली है, तब भी एटलीस्ट आपको ये तो संतोष है ना कि आपने तो कार्य किया ना। ऐसा तो नहीं कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। और अंत में, परंतु यहाँ भी एक बात समझनी चाहिए। यहाँ पे हमें क्या बात समझनी चाहिए? लक्ष्य पाने के लिए मनुष्य को जीवन की छोटी छोटी खुशियों को भी समेटते हुए चलना चाहिए। आपको प्रयास तो करने हैं, लेकिन जीवन की जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं, ठीक है ना, दोनों चीज़ें साथ में चलनी चाहिए, मेहनत भी और एंटरटेनमेंट भी। उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रयासरत रहते हुए वर्तमान पर भी ध्यान देना चाहिए। स्वयं के लिए और अपनों के लिए समय निकालकर उपलब्ध साधनों में प्रसन्नता के क्षण व्यतीत करने चाहिए, क्योंकि समय परिवर्तनशील एवं अनिश्चित है। संभव है कि जो आज है वो कल ना हो, चाहे अपना जीवन हो, कोई अपना प्रिय हो या कोई संसाधन। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कोई भी इच्छा करे, कोई भी लक्ष्य बनाए, परंतु उनमें सकारात्मकता का भाव रखे। सबसे इंपॉर्टेंट, केवल भविष्य नहीं अपितु वर्तमान में भी संतोष और धैर्य का साथ लेकर चले, जिससे उसका हृदय प्रसन्न रहकर उसके लिए प्रेरणा स्रोत बने, ना कि अवरोध, कि उसको मोटिवेट करे, उसके बीच में रोड़ा ना बने। कवि यह संदेश देना चाह रहे हैं कि जीवन की वास्तविक सफलता एवं प्रसन्नता केवल लक्ष्य प्राप्ति में नहीं, अपितु उस संपूर्ण प्रयास पथ के हर क्षण में छिपी है, जिसमें मनुष्य को सफलता असफलता दोनों को स्वीकारना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि मंजिल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है जितना कि सफ़र होता है। जो जर्नी होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मन के भावों को नियंत्रित कर हर छोटी बड़ी खुशी का आनंद उठाना चाहिए और जीवन जीने की इस कला को अपनाकर उसके महत्व को समझकर उसका सम्मान करना चाहिए। तो ये काफ़ी बड़ी व्याख्या थी, आई नो 5 मार्क्स के हिसाब से, लेकिन इसमें से अगर आपको मतलब लगता है कि कुछ चीज़ें जो है थोड़ी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे आप हटा सकते हैं, लेकिन मतलब कितने लंबे तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं वो दिखाना मेरा मेन मोटिव था। तो आई होप इस व्याख्या को आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि हमने कैसे कैसे शब्दों का प्रयास किया, मतलब उनका प्रयोग किया है और कैसे उससे प्रभावी बनती है आपकी व्याख्या। तो इसको भी आप अपने व्यवहार में लाएंगे। चलिए, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप आगे भी हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहेंगे। जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हमारी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं। कोई भी आपको डाउट हो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम अच्छे से उसे पढ़ेंगे, उस पर ध्यान देंगे, उस पर एक्शन भी लेंगे प्रॉपर, ठीक है ना। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।